हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थानी भाषा, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक इसके अंदर हमने सबसे पहले राजस्थानी भाषा पढ़ा, फिर राजस्थानी साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं और उसी साहित्य में हमारे राजस्थान के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जिन जिन साहित्यकार के बारे में हमने पढ़ा है उनमें एक तो है आपके सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण जिन्हें राज्य कवि कहा जाता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में दूसरे व्यक्तित्व जिनका नाम है आपके डॉक्टर G.H. ओझा साहब, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक यहां तक जो लिखाया है वो संपूर्ण रूप से आपने याद कर लिया होगा सारा कुछ। चलिए चलिए तो फिर हेडिंग डालिए आगे। तीसरे साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे और नंबर 3 जो साहित्यकार हैं वो है आपके सामने कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया। कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया, लिखिएगा, कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात वही है कि सर इनका जन्म, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है वो है आपके 1836, 18 का डबल 36 ईस्वी। इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, ढोलकिया गांव। देखिए ये जितने भी हम व्यक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश आपको ये करनी है कि इनकी जन्म स्थली आप जरूर याद रखें। जैसे सूर्यमल मिश्रण की जन्म स्थली की यदि मैं बात करूं तो वो है फिर हरना गांव, और हरना गांव कहां पर है तो याद रखिएगा बूंदी में। जैसे डॉक्टर G.H. ओझा साहब की यदि मैं चर्चा करूं तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके रोहिड़ा गांव, और वो कहां पर है, शिरोई में। यहां पर याद रखना है कि इनकी जो जन्म स्थली है वो है ढोलकिया गांव, और ये कहां पर है तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया है, याद रखिएगा इनको ये उपाधि जो है कविराज की, इनको ये जो कविराज की उपाधि है ना, ये कविराज की उपाधि किसने दी है तो याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह द्वारा इनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या है, कविराज। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा इनको जो उपाधि है वो है केसर ए हिंद की। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के वह साहित्यकार जिनको अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया। और इसके अलावा इनको एक और उपाधि है, वो है महा उपाध्याय, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये जो कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया हैं ये किनके दरबारी हैं। देखिए वैसे ये मेवाड़ के दो महाराणाओं के दरबारी रहे हैं। एक का नाम तो है शंभू सिंह और दूसरे हैं सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह, इन दोनों के दरबारी रहे हैं कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया, यानी कि इन दोनों शासकों के दरबार में रहा करते थे ये। अच्छा, अगली बात है वो है प्रसिद्ध इनकी रचना की, और इनकी जो रचना है वो है, याद रखिएगा, वीर विनोद। कई बार पूछा जाता है वीर विनोद में किसका इतिहास है तो याद रखिएगा उदयपुर राज्य का इतिहास। ठीक है। या फिर ये नहीं आएगा ऑप्शन में तो फिर आएगा मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासकों की जानकारी, याद रखिएगा। ठीक है। बस और इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है।
सबसे जो यूनिक सा क्वेश्चन बनता है ना, आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना मिलेगी आपको, वीर विनोद के लेखक, या फिर ये केसर हिंद की उपाधि, कविराज, और ये किन के दरबारी थे। ठीक है, ये उतारिएगा। हाँ देवकरण, इसका जवाब आपको टेक्निकल टीम देगी। लिख लिया? फिर हम चलें आगे। चलिए, अच्छा ये कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया साहित्यकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कल के सेशन में हमने दो साहित्यकार पढ़े थे, सूर्यमल मिश्रण और कौन, डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आज उसी क्रम में हमने तीसरे साहित्यकार के बारे में लिखा है, कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया। इनका जन्म, इनकी जन्म स्थली और ये इनकी उपाधियां हैं। इनको कविराज की उपाधि किसने दी है? सज्जन सिंह ने। याद रखिएगा, कविराज श्यामलदास जो ददीवाड़िया है, ये मेवाड़ के दो महाराणाओं के दरबार में रहा करते थे, एक तो शंभू सिंह और उसके बाद में सज्जन सिंह। और इनकी प्रसिद्ध रचना याद रखनी है, वीर विनोद, जिसमें उदयपुर राज्य का इतिहास है, यानी कि मेवाड़ शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है। हाँ, हिस्ट्री की जो बुक है वो आपके मंडे या फिर आपके, हाँ लगभग कोशिश यही है मंडे तक आ जाएगी। ठीक है। हाँ,
तो केसर ए हिंद उपाधि है जो कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया को अंग्रेजों द्वारा मिली है। लीजिए अगले साहित्यकार के बारे में चर्चा करते हैं जिनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। देखिए मुंशी देवी प्रसाद, इनके हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1849 के अंदर। इनकी जो जन्म स्थली है वो है जयपुर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंशी देवी प्रसाद को जो है इनका एक उपनाम है, इन्हें कहा जाता है कानून की आत्मा। क्या कहा जाता है? कानून की आत्मा। आप कहेंगे सर इनको कानून की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने मारवाड़ का कानून लिखा था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और मारवाड़ के कानून से संबंधित इन्होंने लगभग 13 पुस्तकें लिखी थी। इंपॉर्टेंट बात। मारवाड़ के कानून से संबंधित 13 पुस्तकें लिखने का कार्य किया। इसीलिए याद रखिएगा इन्हें क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कानून की आत्मा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखिएगा मुंशी देवी प्रसाद की जो रचना है उसमें एक तो है स्वपन राजस्थान और एक है, याद रखिएगा, मारवाड़ का भूगोल। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मारवाड़ का भूगोल। ठीक है। इसके अलावा यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिएगा 2 विशेष बातें हैं जो नोट करके मैं यहां आपको एक साथ लिखा देता हूं। विशेष बातें क्या है? विशेष बातें ये है कि ये जो मुंशी देवी प्रसाद है ना, मुंशी देवी प्रसाद, याद रखिएगा मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को, किसको? मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है, या राजपुताने का अबुल फजल कहा। यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने एक व्यक्ति जिसका नाम है मुणोत नैणसी, इस मुणोत नैणसी को क्या बताया है? राजस्थान का अबुल फजल। और इसी मुंशी देवी प्रसाद ने, याद रखिएगा, रायसिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का क्या बताया है? याद रखिएगा, कर्ण। तो ये दोनों ही मुणोत नैणसी और रायसिंह को संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे? मुंशी देवी प्रसाद। मुणोत नैणसी को तो संज्ञा दी थी अबुल फजल की, जबकि रायसिंह को बताया था राजपुताने का कर्ण। ठीक है, चलिए। हाँ, ओझा की भी है, बिल्कुल, दोनों को ही एक, ये इसी उपाधि की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल है, ये ओझा को भी है और कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया को भी है। बस ये कहानी है मुंशी देवी प्रसाद की, उतार लीजिए। हाँ ठीक है अनिल कुमार, मैं अभी टीम की, आपकी बात टीम तक पहुंचा दूंगा। ठीक है।
चलिए, लिख लिया। तो ये बात थी मुंशी देवी प्रसाद की। अगले हम जिस साहित्यकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया। देखिए, कन्हैयालाल सेठिया जी की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इनका समय देख लेते हैं। इनका समय रहा है 1919 से लेकर 2008। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनका जन्म 1919 में हुआ और इनकी मृत्यु 2008 में हुई। ठीक है। दूसरी बात है इनके जन्म स्थली की। तो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म जहां हुआ है वो स्थान है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ वर्तमान के अंदर जिस जिले का भाग है वो है चूरू। ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया था। बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया। अब यहां पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान में भी, अभी यदि मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो हमारे राजस्थान में एक दौर चला था कि जब राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था जगह जगह, जिसका नाम है हेलो मायड भाषारो। कौन सा था वो? हेलो मायड भाषारो। जबकि उससे पहले कन्हैयालाल सेठिया द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया गया, और इसी प्रयास के तहत इनकी एक रचना थी, वो थी मायड रो हेलो। मायड रो हेलो, ये इनकी रचना थी, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन कन्हैयालाल सेठिया की विशेष तौर पर यदि हम प्रथम रचना की बात करें, क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा इनकी जो प्रथम रचना है वो है, ये तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए इनकी रचना है मायड रो हेलो। बाकी इनकी पहली जो रचना है वो है वन फूल। लेकिन आप कहेंगे सर इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? याद रखिएगा, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो तो आप सब जानते ही हैं। कन्हैयालाल सेठिया जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है वो है आपकी धरती धोरारी। नाम सुने होगा आपने। धरती धोरारी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने सामंतवाद के लिए एक रचना की, और उस रचना का नाम है जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण। अब आप कहेंगे सर ये सामंतवाद ये क्या होता है? ठीक है। देखिए, सामंतवाद क्या होता है? धनी है ये। ठीक है। धनी कुण जमीनड़ो धनी। अब देखिए, एक तो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए इनकी रचना है मायड हेलो, एक सामंतवाद के लिए इनकी रचना है जिसका नाम है कुण जमीन रो धनी। अब ये सामंतवाद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सामंत
वाद क्या होता है? इसमें एक शब्द छुपा है, सामंत। देखिए, जैसे ये कोई एक साम्राज्य है, या मान लीजिए ये कोई पूरी एक रियासत है। इस रियासत का एक राजा है। उस राजा को हम संबोधित कर देते हैं कि ए कोई इस पूरी रियासत का क्या है, राजा है। ठीक है। इसी ए का कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जिसका नाम है बी। इस राजा का कोई दोस्त या रिश्तेदार कौन है? बी। तो बी ने अपने दोस्त राजा से कहा कि यार, तेरी इतनी बड़ी रियासत है, इनमें से थोड़ा सा भाग मुझे दे दे। तो राजा ए ने क्या किया कि अपने इसी रिश्तेदार को ये सीमावर्ती क्षेत्र कहा और कहा कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसका राजा तू रहेगा, लेकिन ये क्षेत्र तो मेरे अंडर में है ना। मतलब ये बी केवल इस क्षेत्र का राजा है, बाकी ये बी भी किसके अंडर में है? ए। तो ये जो बी को क्षेत्र मिला है ना, ये राजा ए का क्या कहलाएगा? सामंत। राजा ए का सामंत है कौन? बी। कब है? जब राजा ए ने अपना कोई सीमावर्ती क्षेत्र देकर इसको राजा बनाया है। ठीक है। यानी कि बी इस क्षेत्र का राजा है, लेकिन ये क्षेत्र तो किसके अंडर में है? इस राजा के। तो ये बी क्या हुआ? सामंत हुआ। किसका? ए का। तो इस सामंतवाद को लेकर एक रचना की थी, कुण जमीन रो धनी। ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? याद रखिएगा, धरती धोरारी। इसके अलावा यदि इनकी और अन्य रचनाओं के बारे में चर्चा करें तो आप सब जानते ही हैं, लीलटांस एक पक्षी भी है, लेकिन कन्हैयालाल सेठिया जी की एक रचना है। और इस लीलटांस की रचना के लिए ही कन्हैयालाल सेठिया जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी से सम्मानित। जैसे अभी आपको हाल ही में पता होगा कि राजस्थान के कौन से व्यक्ति को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में सम्मान दिया गया, तो वो है आपके डॉक्टर गजे सिंह राज पुरोहित, जिनकी एक रचना है पड़कती प्रीत। राजस्थानी में रचना है ना, उनको अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, जो वर्तमान के अंदर डॉक्टर जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय है ना, उनके वहां राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष हैं वो। तो एक इनकी रचना याद रखिएगा, लीलटांस, जिसके लिए कन्हैयालाल सेठिया को कौन सा सम्मान मिला है? केंद्रीय साहित्य अकादमी सम्मान। याद रखिएगा। ठीक है। एक इनकी अन्य रचना है सबद। कौन सी है? सबद। और आपको बताएं, कन्हैयालाल सेठिया जी की ये जो रचना है ना सबद, इसके लिए भी इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और आप सब जानते होंगे कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है वो कौन सी अकादमी देती है? तो याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है ना, जिसकी स्थापना 1983 में हुई, उसके द्वारा दिया जाता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और अभी हाल ही में ये सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2023 और 24 किसे मिला है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन यादव को। डॉक्टर मनमोहन यादव को, जिनकी एक रचना है कुदरत रा कुछ मात। आपको चिंता नहीं करनी है, ये करंट है, मैं करंट आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, तो ये आगे मैं आपको लिखाऊंगा पुरस्कारों में। ठीक है, कि वर्तमान में ये पुरस्कार किसे किसे मिले हैं, यहां पर तो केवल आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, इनकी एक और रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह है निर्गंथ। तो ये लीलटांस, सबद, निर्गंथ, धरती धोरारी, वनफूल, माइड्रो हेलो और कुण जमीन रोधनी, इन सब के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया जी। उतार लीजिए, ये सारी बातें इनकी कंप्लीट।
लिख लिया? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछिए विक्रम, पूछिए आप। ये लिखा आपने? ये लिख लिया ना? देखिए, यहां पर ये कन्हैयालाल सेठिया की ये सारी रचनाएं लिखी है हमने, ठीक है? ये लिख लिया होगा आप सभी ने। इसके आगे आपको नोट लगाना है। नोट क्यों लगाना है? नोट इसीलिए लगाना है क्योंकि देखिए, इतिहास में दो शब्द हैं, एक है पाथल और एक है पिथल। पाथल जिसे कहा जाता है वो है महाराणा प्रताप, और आज उनकी जयंती भी है जेठ शुक्ल तृतीया को। और दूसरी बात है पिथल, और पिथल की हम बात करते हैं तो वो है पृथ्वीराज राठौड़। इतिहास में महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ को पित्तल कहा गया है। लेकिन आपको लिखना है यहां पर कि कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है, कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना, और उस रचना का नाम है पाथल और पिथल। पाथल पिथल, ठीक है? तो ये एक चीज जो आपको नोट करके लिखनी है कि पाथल और पिथल एक रचना है किसकी? कन्हैयालाल सेठिया जी की। और आपको लिखना है कि पाथल महाराणा प्रताप और पिथल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछो प्रियंका, क्या क्वेश्चन है? विक्रम पूछो। पूछिए। ये लिख लिया होगा आप सबने? चलिए, अगले हम जिस साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके विजयदान देथा। लिखेगा नाम विजयदान देथा। विजयदान देथा। सबसे पहले इनका समय। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ विक्रम, अब विक्रम वो हमारे राजस्थान के संदर्भ में है नहीं ना, वरना मैं लिखा देता आपको अरुणाचल प्रदेश वाली बात। ठीक है, चलिए। हाँ प्रियंका, आपका क्या क्वेश्चन था? पूछिए। समय 1926 से लेकर 2013, और इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके बोरुंदा गांव, जोधपुर ग्रामीण। ये अब किस जिले में है? याद रखिएगा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। विजयदान देथा जिन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनकी तुलना की गई है विजयदान देथा से। राजस्थान के शेक्सपियर कहलाते हैं विजयदान देथा, और बाकी इनका एक उपनाम है। इन्हें कहा गया है बीजी। ये बीजी ही रहा करते थे ज्यादातर, बीजी। इनकी यदि हम कोई प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं ना, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उनमें एक ग्रंथ है
उस ग्रंथ का नाम है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ में कुल कितने खंड हैं या भाग हैं, तो याद रखिएगा। हाँ, अच्छा, इसको बार बार पढ़े। देखिए, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि याद करना बहुत आसान है, भूलना बड़ा मुश्किल है। ये चीज उन साहित्यकार ने जब कही तो उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को इतनी बार पढ़ना है कि आखिर में वो बेचारा सब्जेक्ट खुद बोल उठे, अब गढ़ो। इसका मतलब यह है कि एक ही बिंदु, एक ही टॉपिक को कम से कम 10 बार पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है उसका, तब जाके ये स्थायित्व प्राप्त करता है। एक एग्जाम्पल समझिए, आपको आज भी कोई छठी, सातवीं या आठवीं का कोई एक फैक्ट याद होगा, और वो याद आपको इसीलिए है क्योंकि आपने बड़ी गहराई से पढ़ा है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हाँ हाँ, वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के हिसाब से है। बाकी उनका महाराणा प्रताप का जन्म तो आप सब जानते हैं 9 मई 1540 को हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, आराम से खुशी से जो पढ़ता है ना, उसको बहुत ज्यादा टाइम तक और अच्छे से याद होता है। तो यहां पर चर्चा कीजिए। विजयदान देथा की एक रचना है बातारी फुलवारी, और इस बातारी फुलवारी के अंदर याद रखिएगा टोटल 14 खंड है। कितने खंड हैं? 14 खंड। लेकिन याद रखिएगा, मासीबो यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 है ना, उस 10 में याद रखिएगा बातारी फुलवारी के 13 खंड बताए गए हैं। फुलवारी के कितने खंड बताए गए हैं? 13 खंड। अब आप कहेंगे सर एग्जाम के अंदर कौन सा आएगा? तो देखिए, कोशिश यही करता है एग्जामिनर के ज्यादा विवाद नहीं हो, इसीलिए वो तो या तो 13 ऑप्शन में देगा या फिर 14 देगा। आप कहेंगे सर ये दोनों ही दे दे, तो फिर दोनों ही दे दे, तो आपको 13 करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 में यही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें 14 खंड है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनकी और भी बहुत सारी अन्य रचनाएं हैं। जैसे इनकी अन्य रचनाओं में यदि मैं बात करूं तो एक रचना है दुहिदा। इनकी एक रचना है कौन सी? याद रखिएगा, दुहिदा। और इसी दुहिदा नामक ग्रंथ पर याद रखिएगा एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है पहली। शाहरुख खान की एक मूवी है। तो वो क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी रचना पर अमोल पालेकर, याद रखिएगा अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई, किस पर आधारित है? वो है दुहिदा पर। ठीक है, एक याद रखिएगा चरणदास चोर है, ये एक नाटक भी लिखा गया है और वो यही रचना है, चरणदास चोर है। ठीक है, एक याद रखिएगा नंबर 3, मारो बदलो। मारो बदलो। एक इनकी रचना है रूंख। रूंख 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 होता है ना पेड़, रूंख। और एक इनकी जो रचना है वो है अलेकू हिटलर। उतारिए। ये बात है आपकी किसकी? विजयदान देथा की। अच्छा, तो फिर वो अच्छे से याद किया गया है ना, तभी याद है आपको। ठीक है, चलिए इनको उतारिए।
और इनके बारे में एक विशेष बात है जो कि नोट करके आपको लिखनी है। नोट करके क्या लिखनी है? नोट करके आपको ये लिखनी है कि ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था लेकिन मिला नहीं था। नोट करके लिखना है, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया लेकिन मिला नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, वो है विजयदान देथा, बीजी बोलते हैं जिनको, जो बीजी रहा करते थे। लिखो। चलिए आगे। ठीक है, ये लिख लिया विजयदान देथा। देखिए, अभी तक जिन जिन साहित्यकारों की हमने चर्चा की है
उसमें सूर्यमल मिश्रण, जो कि राज्य कवि हैं, डॉक्टर G.H. ओझा, श्यामल दास ददीवाड़िया, मुंशी देवी प्रसाद। यहां तक कि हमने चर्चा की है विजयदान देथा। यहां पर हमने चर्चा की है कन्हैयालाल शेठिया। ये प्रमुख हमारे राजस्थान के साहित्यकार हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसके आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। महिला साहित्यकार है, तो मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पूछ रहे हैं? हाँ, पूछ लीजिए कुछ। चलिए, तो इनमें से देखिए, ये मैंने जो नाम लिखे हैं ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, एक महिला लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी रचना, जैसे ये तो राज्य कवि हैं, तो इनकी देखिए याद कैसे करेंगे, इनको सब एक जगह लिखेंगे और इनके सामने संपूर्ण रचनाएं लिखेंगे। जैसे सूर्यमल मिश्रण, तो इसके सामने राम रंजाट, बलवंत विलास, वंश भास्कर और वीर सतसई। समझे? जैसे डॉक्टर G.H. ओझा साहब है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने मारवाड़ का इतिहास, सिरोही का इतिहास, और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना कौन सी, भारतीय, हाँ, प्राचीन लिपिमाला, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिए। जैसे श्यामलदास ददीवाड़िया, तो इनकी पुस्तक है प्रमुख वीर विनोद। मुंशी देवी प्रसाद, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने मारवाड़ का कानून लिखा था, उसके लिए इन्होंने 13 पुस्तकें लिखी थी कम से कम। उसके अलावा इन्होंने 54 राजस्थान और मारवाड़ का भूगोल लिखा। इसके अलावा विजयदान देथा की हम बात करते हैं, तो राजस्थान के शेक्सपियर बीजी, बातारी फुलवारी विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। बातारी फुलवारी, दुहिदा, चरणदास चोर है, मारो बदलो, रूख, ये सारी बातें, अलेको हिटलर, ये भी साथ में। और इसके बाद में है कन्हैयालाल शेठिया। कन्हैयालाल शेठिया की इंपॉर्टेंट रचनाएं, जैसे मायोड्रो हेलो है, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए, सामंतवाद को रोकने के लिए, हाँ, आपके कुण जमीन रो धनी। या फिर इसके अलावा प्रसिद्ध रचना है धरती धोरारी, वो एक कविता भी है इनकी और रचना भी है इनकी। अच्छा, इसके अलावा जैसा हमने देखा, लीलटास है, सबद है, निर्गंध है, और इसके अलावा पाथल पीथल रचना। तो ये आपको लगभग एग्जामों के अंदर मिल जाएंगे इन 6 में से। देखिए, एक तो ये साहित्यकार, और इससे पहले जो मैंने आपको लिखाए थे ना विशिष्ट शैलियां, जिसमें बहुत सारे 6 प्रकार की शैली लिखाई, जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, वो सारे आपको नोट डाउन करके बार बार लिखेंगे, तब जाके वो याद होगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? ये नीचे कमेंट नहीं सबसे, नहीं नहीं, ज्योग्राफी की बुक नहीं है ये बुक, अभी क्लास नोट्स के रूप में एक तो आपके कला संस्कृति की आई है, और मंडे तक कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास की बुक भी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में लगभग फरवरी के आसपास में आपके ज्योग्राफी की कोशिश करेंगे हम पूरी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये तो लिख लिया होगा आप सबने। ठीक है, लिख लिया ना? चलिए,
चलिए तो फिर बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।